हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 14 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, बात अगर करें सुमित सर की, तो सुमित सर, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। इनफैक्ट आज भी वो ऑक्यूपाइड ही हैं, इस वजह से वो डिस्कशन आज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। तो देखिए, आज के डिस्कशन में हमें टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करने हैं। पहला है हमारा न्यूट्रल नॉट पैसिव के रिगार्डिंग। मीनिंग क्या है? देखो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। कहने का मीनिंग आप नोटिस करो, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस यहाँ पे काफी लंबे टाइम से चल रहा है। ठीक है, अब इंडिया ने यहाँ पर ना एक न्यूट्रल पोजीशन अडॉप्ट करी है। ना हम ज्यादा रशिया को फेवर कर रहे हैं, ना यूक्रेन को। हम पीस की साइड है, राइट। पर कई बार ऐसा क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंडिया की ये रणनीति काफी पैसिव हो चुकी है। तो इसी बात को समझेंगे कि क्या इंडिया ठीक कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, राइट। उसी तरह से आप जैसा कि देख भी रहे हो, आज 14 अप्रैल है, तो डेफिनेटली आप सभी जानते हो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का आज जन्म दिवस है। तो उनके रिगार्डिंग एक आर्टिकल है, बिल्डिंग अ पॉपुलर दलित एजेंडा। इसको आज हम समझेंगे एंड साथ ही साथ पार्लियामेंट्री कमेटीज के रिगार्डिंग हम एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 2021 के मेंस में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था, और हर 2-3 साल बाद ना हमें मेंस में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता ही मिलता है। तो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। पहला टॉपिक जैसे मैंने बताया, न्यूट्रल नॉट पैसिव। इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। देखिए, अभी आप नोटिस किया होगा, जो यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका करंटली वो विजिट करी है इंडिया में। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ है, इन्होंने यहाँ पे काफी एक प्रैक्टिकल बात करी है। प्रैक्टिकल बात क्या है कि अगर आप नोटिस करोगे ना, इन्होंने बात जो करी है कि इंडिया को वो इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहते कि इंडिया को किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना। पर जो यूक्रेन है वो एक एग्जिस्टेंशियल बैटल फेस कर रहा है। कहने का मीनिंग क्या, कि अस्तित्व की लड़ाई एक तरह से यूक्रेन यहाँ पे लड़ रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है कि इंडिया का ना रोल काफी इंपॉर्टेंट है इस वॉर के अंदर। आई बात समझ में? अगर आप थोड़ा पिछले सालों का टाइम देखो, तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं यूक्रेन के, ठीक है ना, उन्होंने पिछले साल इंडिया को बहुत ज्यादा अटैक किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला कि इंडिया ये जो इतना सारा तेल परचेज कर रहा है, एनर्जी परचेज कर रहा है रशिया से, ये मीनिंग इसका कहीं ना कहीं ये यूक्रेन के खून से बना हुआ है। ठीक है ना। आप नोटिस कर रहे हो कि इन्होंने इतनी ज्यादा हार्ड स्टेटमेंट यूज करी है कि इंडिया को ये चीज नहीं करनी चाहिए। इंडिया के रिगार्डिंग यहाँ इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया था। पर अभी का जो यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का विजिट है और उन्होंने जो बातें बताई हैं, वो दिखाती हैं कि एक तरह से ये प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट करने की कोशिश करी है। अगर बात करें इस वॉर की, तो आप नोटिस करो कि इंडिया को काफी डिफिकल्ट पोजीशन में इस वॉर ने लाके रख दिया है। अब आप नोटिस करते हैं कि रशिया के साथ ना इंडिया का कोई आज का रिलेशन नहीं है। हम कई सालों से ही रशिया के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स बने हुए हैं। 1971 की वॉर के अंदर देख लीजिए। उसी तरह से ओवर द इयर्स इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप्स में। साथ ही साथ डिफेंस के रिगार्डिंग भी इंडिया बहुत हैविली डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। ऑल्दो हमने ये जो डिपेंडेंसी है ओवर द टाइम्स कम करने की कोशिश करी है, जैसा कि सिप्री रिपोर्ट, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जो है वो भी बताती है। पर अभी भी इंडिया डिफेंस के लिए मेजर पार्टनर कौन है? वो रशिया ही है। और इसको आसानी से हम इनके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म नहीं कर सकते। एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और एक तरफ तो चलो ये हो गया कि रशिया हमारा काफी एक अच्छा दोस्त है। ऑन द अदर हैंड अगर आप नोटिस करो, इंडिया हमेशा स्टैंड करता है सॉवरेनिटी के फेवर में। ठीक है ना। हम हमेशा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉस की बात करते हैं। ठीक है, हम गांधी जी के बातों चीजों के ऊपर बात करते हैं। बुद्धिज्म हमारा एक मेजर चीज है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये दूसरी चीज उनके अगेंस्ट जाती है कि रशिया ने इन सारी चीजों को वॉयलेट किया है। तो हम कैसे दोनों को मैनेज कर पाए, ये काफी एक मेजर हमें देखने को कंसर्न देखने को मिल गया है। ऊपर से आप नोटिस करो, इस वॉर ने ना पूरी दुनिया के ऊपर मेजर इंपैक्ट कॉज किया है। आप नोटिस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, तो ग्लोबल साउथ के ऊपर भी मेजर इंपैक्ट आया है। ऑन द अदर हैंड जो यूएस है या जो बाकी हम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, तो इन्होंने डिफरेंट तरह के सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर। उससे इंडिया के जो रिलेशंस है वो यूएस और बाकी कंट्रीज के साथ भी हैम्पर हो सकते हैं, राइट। तो इंडिया को ना बड़ा ही मुश्किल है दोनों की चीजों को मैनेज करना। हमने अभी तक कोशिश करी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रशिया को कंडेम नहीं किया। ठीक है ना। हमने उनके साथ डिफेंस और ट्रेड टाइज मेंटेन रखे हैं, जैसा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी मल्टीपल टाइम बोला है कि हम तेल खरीदेंगे। ठीक है ना, हमारा ये नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है। ठीक है ना, हमारा एक तरह से पॉलिसी है। अगर यूरोप वहां से खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते, राइट। बट एट द सेम टाइम हमने, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो उन्होंने बात करी थी कि नहीं, ये टाइम वॉर का नहीं है, हमें पीस की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी बात करी गई है। पर यहाँ पर राइटर का ऐसा मानना है कि अभी तक तो आपने चलो बैलेंस कर लिया, पर काफी बार ना जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ती जा रही है, ये आपकी इनएक्टिवनेस को शो करती है कि इंडिया किसी भी तरफ, या किसी भी तरफ ना, रादर आई शुड से, कि इंडिया कुछ भी कर ही नहीं रहा। समझ रहे हो? तो न्यूट्रल होना गलत बात नहीं है, पर इंडिया पैसिव ना हो जाए, कहीं ना कहीं हम कुछ भी ना करें, वो चीज गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि देखो,
इंडिया के पास G20 की चेयरमैनशिप है, बिल्कुल। उसी तरह से एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों में आपको यहाँ पे रशिया भी देखने को मिल जाएगा एससीओ के अंदर। तो अगर आप नोटिस करो, इंडिया के पास ना एक ग्लोबल लीडरशिप की एक, ठीक है ना, चीज है, ठीक है, हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं वॉर को एंड करने के अंदर अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं, हमारी लीडरशिप और ज्यादा इंप्रूव हो पाएगी इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ने जहां पर पूरी दुनिया को इंपैक्ट किया है, और इंडिया जब बात करता है कि हम ग्लोबल साउथ की वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपको लगता है कि इंडिया अगर लीडरशिप की रोल को नहीं निभा पाएगा तो इंडिया की इमेज हैम्पर हो सकती है ना? दैट इज द थिंग। अगर चाइना और ब्राजील की अगर आप नोटिस करो, तो इन्होंने कुछ अर्जेंसी दिखाई है, इन्होंने देखा है कि हम पीस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया को इससे दूर नहीं भागना चाहिए, इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि हम दोनों कंट्रीज के बीच में पीस लेकर आए, ऐसा यहाँ पर राइटर मानते हैं, ठीक है। अब अगर नोटिस करो, न्यू दिल्ली के मॉस्को के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, और जो यूक्रेन के जो अभी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने भी ये बात कहीं ना कहीं मानी है कि इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल है पीस एस्टेब्लिश करने के अंतर्गत। तो इंडिया की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी की तरफ जरूर बढ़ी है, ठीक है ना, दैट इज गुड। बट इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इंडिया कुछ भी ना करे, इंडिया हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे, ऐसा यहाँ पर राइटर का मानना है। इंडिया ने हमेशा बात करी है कि ग्लोबल साउथ की हम वॉइस को रेज करेंगे, हम इंटरनेशनल लॉज के रिस्पेक्ट करेंगे और सॉवरेंटी में बिलीव करते हैं। तो एक परमानेंट और प्रैक्टिकल सोल्यूशन हम यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, और इंडिया की लीडरशिप इंप्रूव होगी, विच विल हेल्प इन इंप्रूविंग इंडियाज इमेज, ऐसा यहाँ पर राइटर का इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंतर्गत कहना है, राइट। अब हम चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो टॉपिक एक्चुअल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं। अब देखो, जैसे हमारा ये पार्लियामेंट है, ठीक है ना, तो पार्लियामेंट ना जो अलग अलग तरह के बिल्स होते हैं, उनको दो तरह से उनके ऊपर स्क्रूटनी रखता है। वो दो तरीके क्या है? पहला तो देखो कि होता है कि जो पार्लियामेंट का हमारा फ्लोर ऑफ द हाउस है, ठीक है, उसी के ऊपर डिबेट और डिस्कशन हो, बिल्कुल, एक तो ये चीज हो गया। दूसरा होता है हम पार्लियामेंट्री कमेटीज की मदद से ना एक तरह के इन बिल्स को स्क्रूटनाइज करने की कोशिश करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये पार्लियामेंट्री कमेटीज होती क्या है? देखो, पार्लियामेंट्री कमेटीज ऐसी कमेटीज होती हैं जो कि अपॉइंट या इलेक्ट करी जाती हैं बाय द हाउस, ठीक है, या फिर इनको नॉमिनेट किया जाता है बाय द स्पीकर और द चेयरमैन। वो जो, जैसे मान लो अगर लोकसभा है तो स्पीकर, अकॉर्डिंग राज्यसभा है तो चेयरमैन, तो उनकी डायरेक्शन के अंतर्गत वर्क करते हैं। फिर ये अपनी रिपोर्ट या तो हाउस को देते हैं या फिर स्पीकर चेयरमैन को देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इनके पास एक सेक्रेटेरिएट भी होता है। तो यहाँ पे देखो स्क्रूटनी करने के अंदर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पर अगर आप नोटिस करो, करंट वाली जो लोकसभा है, ठीक है, जिसमें नियरली अब 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं, सिर्फ 14 बिल्स ऐसे हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास गए हैं, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था ना स्क्रूटनी की, तो स्क्रूटनी का काफी कम रोल हो गया है, क्योंकि बिल्स ही नहीं जाएंगे, समझ रहे हो। मान लो कि बिल आया, अगर बिल के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन ना पार्लियामेंट में हुआ, ना ही वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया, वो ऐसे ही अफड़ा तफड़ी में पास कर दिया गया, तो आपको लगता है कि क्या वो बिल एक अच्छा बिल होगा? शायद नहीं होगा। जो उसकी खामियां होंगी, हमने उसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं करी, तो ये एक मेजर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठ जाता है। अगर आप पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की बात करोगे ना, तो इन्होंने बताया है कि नियरली पिछली वाली जो लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा, जो 14 से 19 वाली लोकसभा थी, उसमें 25% बिल्स कमेटीज को रेफर किए गए थे। उससे पहले वाली जो 2009 से 14 वाली हो गया, या 2004 से 9 वाली, उनमें 71 एंड 60% इतने ज्यादा बिल्स यहाँ पे लोकसभा के अंदर बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटीज पर जाते थे। पर यहाँ पर क्या हो गया, अब ट्रेंड बहुत नीचे आ गया, सिर्फ 14 बिल गए हैं 4 सालों के अंदर। ये क्वेश्चन मार्क उठा जाता है कि हमारे लॉस कैसे बन रहे हैं भैया, कुछ इस ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब अगर बात करें ना कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना इनका कई बार जिक्र जरूर हुआ है, ठीक है ना, पर ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आर्टिकल 105 की अगर आप बात करो, तो बात करते हैं ना प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर्स की, वहां पर इसका एक तरह से जिक्र मान सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 118 जो है, ठीक है, वहां पर क्या कहा गया कि पार्लियामेंट के पास अपनी अथॉरिटी है कि वो इसका जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर होगा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग रूल्स बना सकता है। तो ये सारे पावर्स हमें इनडायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी मैटर्स होते हैं वो रूल्स ऑफ द टू हाउसेस के हिसाब से यहाँ पे अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। अगर बात करें पार्लियामेंट्री कमेटीज की, तो दो टाइप्स की पार्लियामेंट्री कमेटीज हमें देखने को मिलती हैं। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है आपकी एड हॉक कमेटी। सर इनका क्या मीनिंग? देखो, जब मैं बात करता हूँ स्टैंडिंग कमेटी की, ये होती हैं जो होती है परमानेंट कमेटीज, जो कंटिन्यूसली वर्क करती हैं। एड हॉक होती है केस बाय केस, ठीक है ना। मान लो जैसे कोई पर्टिकुलर चीज के लिए कोई कमेटी बनाएगी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो सरोगेसी बिल आया, ठीक है ना, तो उनके ऊपर, या सरोगेसी तो चलो आई थिंक स्टैंडिंग कमेटी ने देखा होगा, बट आप सिंपल देखो, जैसे कोई बिल आया जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाएगा, अकॉर्डिंगली वो कमेटी खत्म हो जाएगी। तो ये टेम्परेरी कमेटीज होती हैं। स्टैंडिंग कमेटीज वो होती हैं जो कंटिन्यूसली रन करती जाती हैं, ये एक परमानेंट कमेटीज होती है। तो दो तरह की कमेटीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर आप जानते होंगे जो तीन होती हैं, पैक,
पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कमेटी होती है। उसी तरह से DRSC होती है हमारे पास, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, कमेटी ऑन डिफेंस, कमेटी ऑन हेल्थ हो गया, एनर्जी, ये सारी चीजें एड हॉक केस बाय केस बेसिस पे बनाई जाती हैं, तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब इनको सर बनाया क्यों जाता है? देखो बनाया तो आप समझ गए, स्टैंडिंग कमेटी जो कंटिन्यूअसली काम करती है, एड हॉक जो टेम्परेरी बेसिस पे काम करती हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर जैसे एड हॉक कमेटी की मैं बात कर रहा था, उसका एग्जांपल लिख सकते हो आप सिटीजनशिप क्लॉज, ठीक है। तो जब उस टाइम जब हम इंडिपेंडेंट हुए, उस टाइम पर इंडिपेंडेंट सिटीजनशिप को कैसे होना चाहिए, उसका नेचर एंड स्कोप क्या होना चाहिए, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। उसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न के अंतर्गत हमें ये चीज देखने को मिल जाती है, राइट। अब आज के टाइम पर हमें ज्वाइंट कमेटीज भी देखने को मिलती हैं। ज्वाइंट कमेटीज का मीनिंग क्या? यहाँ पर आपके लोकसभा से भी रिप्रेजेंटेशन होगी एज वेल एज राज्यसभा से भी। तो जब दोनों से रिप्रेजेंटेशन होती है उसको बोलते हैं हम ज्वाइंट कमेटी, ठीक है। अब इनके रोल के ऊपर जरा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट दरअसल पॉइंट यही है कि इनका रोल क्या है। देखो आप नोटिस करो, पार्लियामेंट ना सिर्फ एक साल में 70 से 80 दिन, या अदर आई शुड से पिछले 10 साल का अगर आप देखोगे ना, तो सिर्फ 67 डेज नियरली काम करता है। 365 दिन है साल के, पर काम होता है लगभग 70 दिन साल में। तो क्या 70 दिनों के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास एनफ टाइम है कि जितने भी कहीं ना कहीं मुद्दे आते हैं उनके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन कर पाए? द आंसर इज नो, ठीक है ना। तो यहां पर हर चीज फ्लोर के ऊपर डिस्कस नहीं हो सकती, इसलिए हर एक बिल को अगर डिटेल में डिस्कस करना है तो वहां पार्लियामेंट्री कमेटीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ में अगर देखो इनको डिटेल में डिस्कशन करना हो, काफी इन डेप्थ अगर स्टडी करनी हो, तो उसके लिए जरूरत है ना कि कहीं ना कहीं अपनी अच्छे से रिकमेंडेशन करें, अच्छे से एक एक पीस को डिटेल में समझे, तो वहां पर पार्लियामेंट्री कमेटीज का रोल है। साथ में अगर आप नोटिस करो कि जब इन्होंने मान लो अपनी एक रिकमेंडेशन दे दी स्टैंडिंग कमेटी ने, ठीक है, कमेटी ने कोई अपनी रिकमेंडेशन दे दी कि भैया इस बिल के अंदर ये अच्छा है या ये खराब है, तो बाद में क्या होता है ना, गवर्नमेंट को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट लेके आनी पड़ती है कि इन्होंने ना, कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी, हमने उसके ऊपर ये काम किया या ये काम नहीं किया। आई बात समझ में? तो एक तरह की ना अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बनती है, जो बोलते हैं ना हम चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। देखो ये जो रिपोर्ट्स लाई जाती है कमेटीज के द्वारा, ये बाइंडिंग नहीं होती, बाइंडिंग नहीं है, बट फिर भी पता क्या है, एक ओवरसाइट डेफिनेटली लाने में हमें हेल्प कर देती हैं। साथ में ही देखो नेशनल के रिगार्डिंग ये डेफिनेटली इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो एक जो पार्लियामेंट की कमेटीज का एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऊपर से अगर आप नोटिस करो ना, कई बार ना पार्लियामेंट के अंदर पता क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि मान लो ये रूलिंग पार्टी का बंदा है, ये ऑपोजिशन पार्टी का है, हो सकता है इनके अपने खुद के स्टैंड कुछ अलग हो, बट पार्लियामेंट में ये हमेशा एक दूसरे को अपोज करते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ का भी प्रोविजन होता है यहाँ पे पार्लियामेंट के अंतर्गत। पर स्टैंडिंग कमेटीज या कमेटीज के अंदर ऐसी चीज नहीं होती, तो ये आपस में ना बड़े आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पर पॉलिटिक्स से साइड में होकर ये आपस में डिस्कशन करेंगे, तो ये यहाँ पर फायदा हमें देखने को मिल जाता है। आपस में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक तरह का कंसेंसस लेके आना हो, तो कंसेंसस बनाने में भी ये चीजें हेल्प कर जाती हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर पार्लियामेंट में तो क्या होगा, टीवी पे सुना जाएगा, ठीक है ना, तो हमेशा ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को हमेशा अपोज ही करेंगे। पर कमेटीज के अंदर थोड़ी ये चीज हो रही है, वहां थोड़ी कोई लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ये तो क्लोज डोर मीटिंग हो रही है ना, तो आपस में आराम से डिस्कस कर सकते हैं, आराम से एक दूसरे से सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ऊपर से अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये कमेटीज के अंदर आप बहुत ही कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जहां पर कुछ हमें थोड़े और डिटेल्स की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सरोगेसी बिल का आपको एग्जांपल दे रहा था। अब सरोगेसी बिल के बारे में हर किसी को थोड़ी सरोगेसी का आइडिया होगा, या फिर कैसे काम करना चाहिए उसका भी आइडिया नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है ना, ये और लोगों को थोड़ा कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो सरोगेसी बिल लेके आए, तो कमेटी मान लो इसके ऊपर डिस्कशन कर रही है, तो हो सकता है उसने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से डिस्कशन कर लिया, उसने कुछ डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन कर लिया, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से डिस्कशन कर लिया, फिर जाके रिपोर्ट बनी। आई बात समझ में? तो डोमेन एक्सपर्ट्स हो गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गया, उन सभी की राय भी यहाँ पे ली जा सकती है। इसके साथ में ही जैसे मैं बता रहा था ना, कमेटीज ने जो रिकमेंडेशन दी उनका बाइंडिंग तो नहीं है, पर उनका वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कहीं ना कहीं जो नेशनल मेडिकल कमीशन जो बिल था, ठीक है ना, जो आया था, उसके अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, लगभग वही सेम चीजें हमें वहां पे देखने को मिलती जो फाइनल एक्ट के अंदर आई। उसी तरह से 2019 में हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखने को मिला, वहां पर जो भी रिकमेंडेशन स्टैंडिंग कमेटीज ने दी थी, वो सारी की सारी कमेटीज, वो सारी की सारी रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट ने माना। आई बात समझ में? तो उनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। इस तरह से कमेटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। पर देखो डेफिनेटली यहाँ पर इनके द्वारा कुछ चैलेंजेस फेस की जाते हैं। सर चैलेंजेस क्या हैं? देखो सबसे पहले तो यही है, बिल बहुत सारे आते हैं पर बहुत ही कम होते हैं जो कहीं ना कहीं इनको दिए जाते हैं, कमेटीज के पास प्रोवाइड किए जाते हैं। उससे बेसिस पे क्या होगा, जो डिबेट एंड डिस्कशन हो गया वो कम हो गया। साथ में इनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं होता, प्रॉपर टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती, तो वो एक इशू हो गया।
और ऊपर से ना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मीटिंग में ही नहीं आते, ठीक है ना। अगर आप पार्लियामेंट में देखो तो नियरली 84% अटेंडेंस देखने को मिलेगी, पर यहाँ पर कमेटीज के अंदर वो 50% के करीब करीब हो जाती है। तो ये एक मेजर इश्यूज कुछ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा देखो और भी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर रिसर्च का नहीं है। साथ में जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं हमारी, वो 1 साल की होती हैं, ठीक है ना। उतने टाइम में उनकी एक्सपर्टीज नहीं बनती, उतने टाइम में क्या होता है, कमेटी बदल जाती है, ठीक है, कमेटी की मेंबरशिप बदल जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने उठ जाते हैं कि प्रॉपर इनके रिगार्डिंग वर्क नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर ना राइटर ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि कैसे इनके हम इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। पहला तो ये है कि भैया इनको ना बिल्स रेफर करो। ये बहुत जो कम हमने सिर्फ 14 बिल्स रेफर किए ना इस पर्टिकुलर लोकसभा के अंतर्गत, इसको हमें ठीक करना होगा। नहीं, यूके के अंदर आप नोटिस करो, वहां पर मनी बिल को छोड़ के जितने भी बिल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कमेटीज के पास दे दिए जाते हैं, तो अच्छी खासी स्क्रूटनी हो जाती है, अच्छी खासी डिबेट एंड डिस्कशन हो जाती है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में तो स्पीकर के ऊपर या चेयरमैन के ऊपर है कि वो किसी को बिल को भेजना चाहे कमेटी को या नहीं बिल को भेजना चाहता है। तो यहां से क्या होता है कि ना कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का इंपैक्ट खत्म हो जाता है। तो हमें जरूरत है, जैसे यूके कर रहा है ना, कि हर बिल को अदर देन मनी बिल वो कमेटीज को भेज रहे हैं, तो हमें भी वो चीज हम कर सकते हैं। साथ में ही विटनेस एंड रिसर्च सपोर्ट, ठीक है ना, जो हमारी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं उनके पास कई बार रिसर्च प्रॉपर सपोर्ट नहीं होती, ठीक है, तो उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं तो उनको यहाँ पे अकॉर्डिंगली इन्वॉल्व किया जा सकता है। साथ में अगर आप यूएस का यहाँ पे राइटर एग्जांपल दे रहे हैं कि कमेटीज का बहुत ही अच्छा रोल है, ठीक है ना, और काफी सारे चेंजेस कर जाते हैं, फिर जो बिल्स आते हैं तो वहां पर वो उनकी वोटिंग होती है। तो पार्लियामेंट को भी यही सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए। ये जो कुछ सजेशंस दिए गए हैं इनको हमें कंसिडर करना चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट है वो भी बताती रहे कि हाँ यार, कि जो कमेटी से ये सारी रिकमेंडेशन आए, हमने उसको ऊपर ये काम किया, तो डेफिनेटली उनके ऊपर काम किया जा सकता है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, आप उन एग्जांपल्स को अपने आंसर्स में लिख सकते हो। वो आपको शो करेंगे कहीं ना कहीं एग्जामिनर को कि आपको इन डेप्थ नॉलेज है। दोज विल गिव अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल रेलेवेंस टू योर आंसर्स, तो और कहीं ना कहीं उसी से आपके मेंस के मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये था पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में, हमने अच्छे से समझा क्या मीनिंग होता है, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, क्या इनके इश्यूज हैं, एंड कहीं ना कहीं हम कैसे इनको ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों चलते हैं हम हमारे तीसरे आर्टिकल की तरफ, दैट इज द गोल ऑफ बिल्डिंग अ पॉपुलर दलित एजेंडा, और इसको आप जीएस पेपर 1 के सोशल एम्पावरमेंट के टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो जैसा मैंने आपको बताया था, डॉक्टर अंबेडकर जी का आज जन्मदिन है, ठीक है, तो उस वजह से हमारे लिए थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जब हम बात करते हैं दलित्स की, तो यहाँ पर इनके एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया, ठीक है। पर कहीं ना कहीं शायद जो डॉक्टर अम्बेडकर जी का विजन था कि एक तरह से इनको एक इंडिपेंडेंट रिलीजियस कम्युनिटी बनाए, ठीक है, या फिर इनको पॉलिटिकल फोर्स के अंदर एक बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन मिले, शायद उस पर्टिकुलर चीज को हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। स्पेशली यहाँ पे ना करंट गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठाए हैं राइटर्स ने। उन्होंने बोला है कि जैसे हम बात करते हैं ना कि एक नेशनलिज्म की बात करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम उसमें दलित के बारे में उतना जिक्र शायद नहीं होता, तो दलित असर्शन जो है ना एक मेजर चैलेंज बन गया है। अगर जब हम एक नेशनलिज्म की आइडेंटिटी को बहुत आगे रख रहे हैं, जो कि करंट गवर्नमेंट हिंदुत्व के एजेंडा को आगे रख रही है, ऐसा राइटर यहाँ पे बोलते हैं, राइट। साथ में ही हमारे जो करंट गवर्नमेंट है थोड़ा इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर ना ऐसा पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है जहां पर थोड़ा नियो लिबरल पॉलिसीज की बात हो रही है। कहने का मीनिंग क्या कि सोशल जस्टिस शायद कई बार हैम्पर हो सकता है, और सोशल जस्टिस हैम्पर होने की वजह से जो दलित्स हैं उनके ऊपर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें अंबेडकर जी के विजन के बारे में, तो आप नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे कॉलोनियल रिजीम आया ना, तो यहाँ पर अंबेडकर जी ने कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे नोटिस करी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूरोपियंस की वजह से लॉजिक एंड रीजन का एक हमें देखने को मिला, ठीक है ना। जो मॉडर्न एजुकेशन थी, जो साइंटिफिक एजुकेशन, वो अपने साथ में लेके आए। इन सभी चीजों ने जो सोशल ग्रुप्स थे उनको कहीं ना कहीं इंपावर करने में थोड़ी हेल्प करी। फिर बाद में जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स आए, उन्होंने भी और डिफरेंट इश्यूज थे उनको टैकल करने की कोशिश करी, ठीक है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब राइट टू इक्वलिटी की बात हो रही है, हमारे प्रियम्बल में इतने सारी चीजें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, दोज हेल्प देम इन इनकी इंप्रूविंग देयर सिचुएशन। साथ में जो रिप्रेजेंटेशन था लेजिस्लेटिव बॉडीज के अंदर, जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज थी, जो अफर्मेटिव एक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर भी दलित्स का जो एम्पावरमेंट है वो डेफिनेटली हुआ। साथ में ही जो अम्बेडकर जी मानते थे कि जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, जैसे मीडिया, कल्चर, आर्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इन सभी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। जैसे पहले कई बार क्या होता था ना, आप इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम पे देख लो, तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ टेम्पल्स के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के ही लोग जा सकते थे, या फिर जो पढ़ाई लिखाई के साधन थे वो सिर्फ कुछ अपर कास्ट को अवेलेबल थे, वो दलित को अवेलेबल नहीं थे। पर अंबेडकर जी का मानना था कि नहीं, हमें एक पब्लिक कल्चर को इस तरह से होना चाहिए कि ताकि कम्युनिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो पाए, और जो भी ऐसा कहीं ना कहीं करता है
कास्ट बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करता है उनको पनिशमेंट यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो वहां पे वो लीगल मेथड्स के थ्रू इस चीज को इंश्योर करना चाहते थे। तो ये यहाँ पे बात हुई थी, ठीक है ना। ये फोकस था कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे लोग आपस में सिमुलेट होंगे उसके बेसिस के ऊपर जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, हरासमेंट है, ये सारी चीजें नहीं होंगी। एंड साथ में इन्होंने बात करी कि जो दलित्स है ना, इनको अपनी डिपेंडेंसी स्टेट के ऊपर कहीं ना कहीं कम करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, इन्होंने बात करी कि आप बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाइए, वहां पर हमें कास्ट सिस्टम नहीं देखने को मिलता। तो एक तरह से जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस होता हुआ आ रहा ना, उससे हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं, ऐसा यहाँ पर इनका मानना था। साथ में ही सोशल डिग्निटी हो गया, ये जैसे पॉन्ड्स का एक्सेस हो गया, टेम्पल्स का एक्सेस हो गया, ये सारे इनको धीरे धीरे पावर्स के थ्रू जो पोलिटिकल पावर्स है वो भी कहीं ना कहीं इनको यहाँ पे प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात थी डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा। अब अगर आप नोटिस करोगे ना 1980s में जो बहुजन समाज पार्टी है ये बहुत तेजी से उभर कर आई, ठीक है। चाहे आप कांशीराम जी की बात कर लीजिए, मायावती जी की बात कर लीजिए, तो उन्होंने अपने आप को दलित मिडिल क्लास के लिए काफी कमिटमेंट दी, ठीक है ना। बट धीरे धीरे पता क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा होता रहा कि जो वैल्यूज थी उनके बीच में थोड़ा सा हमें इरोजन देखने को मिला, ठीक है। और दलित का जो प्रॉपर इमेंसिपेशन हम देख सकते थे वो नहीं हो पाया। आज के टाइम पर अगर आप नोटिस कर रहे हो ना, तो बीएसपी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ये जो पॉलिटिकल पार्टी ना ये डिक्लाइन की स्टेज में है, ये नीचे जाती जा रही है। और ये भी एक तरह से ना शो करता है कि एक मेजर इशू हमें दलित के केस में, एम्पावरमेंट के केस में एक फेस करते हुए देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर आप नोटिस करो तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करते हैं हम 26 नवंबर को, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी को बनाया जाता है। उसी तरह से जैसे स्टैचूज लगाए जाते हैं डॉक्टर बी एन अम्बेडकर जी के, अभी जो प्रीलिम बूस्टर था उसके अंदर भी मैंने हैदराबाद में डिस्कशन करी थी, ठीक है ना। तो वहां पर भी इनका स्टैचू जो लगाया जा रहा है, अलग अलग जगह पे लगाया जा रहा है, ये शो करता है कि हाँ दलित का कुछ एम्पावरमेंट डेफिनेटली हुआ है। पर कुछ इश्यूज जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि कुछ पोलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, उनमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है जो दलित के रिगार्डिंग अपनी बात करते थे, ठीक है। जो करंट गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली बात बोलती है कि हम सबका साथ सबका विकास में बिलीव करते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करो, जैसे महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहां पर दलित्स हैं, पर कहीं ना कहीं अपने आप को उस लेवल तक वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए कि वो अपने एम्पावरमेंट के लिए काम अच्छे से कर पाए, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं। पर आज भी देखो, भले ही हम कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे पास, बहुत सारी चीजें भी हैं, पर अक्सर हम जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आप डेटा देख लीजिए तो बहुत सारे एट्रोसिटीज हमें इनके रिगार्डिंग देखने को मिलती हैं। साथ में ही कास्ट और क्लास का नेक्सस अभी भी काफी हद तक है। कहने का मीनिंग क्या, जो अपर क्लास है कहीं ना कहीं वही अपर कास्ट है। जैसे ब्राह्मण्स हो गया, वो काफी जगह पे आपको अमीर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कास्ट और क्लास का नेक्सस आज भी देखने को मिलता है। और जो दलित्स हैं वो लोअर कास्ट के हैं, ठीक है, द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, और वो साथ ही साथ वो लोअर क्लास के भी हो जाते हैं क्योंकि उनके काफी वो गरीबी है उनके अंदर। तो ये एक इस नेक्सस को हमें यहाँ पे तोड़ने की जरूरत है। साथ में ही आप बात कर लो जुडिशरी की, आप बात कर लो यूनिवर्सिटीज की, मीडिया की, कल्चर इंडस्ट्रीज की, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना तो ज्यादातर जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे लोग हैं वो दलित नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज की तरफ हमें वर्क करना चाहिए कि जो सोशल जस्टिस का हम कहीं ना कहीं बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जो ईथोस हैं, कहीं ना कहीं हम उनको लेकर आए, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उनको उतारें, ताकि जो इनका आइडिया था, जो इन्होंने इन्विजन किया था कि इंडिया कैसा रहेगा, उसकी तरफ हम आने वाले टाइम के अंदर बढ़ पाए। ये यहाँ पर राइटर का बिल्कुल मानना है। तो इमेंसिपेशन की जरूरत है इनके, एंड साथ ही साथ जो पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन हो रहा है दलित्स का, वो चीज ना होके इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए एंड अपनी एम्पावरमेंट की तरफ काम करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के। आई होप आज आपको तीनों के तीनों आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।